हेलो वेलकम गाइस। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है आज का अपना ये टॉपिक है भारत की जो संविधान है, भारत का जो संविधान उसमें प्रस्तावना है, यानी जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संविधान में जो प्रस्तावना होती है तो उसका क्या मीन्स होता है, ठीक है ना, वो क्यों उसमें होती है। और इसके बाद हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ विशेष जो है वो समझेंगे। तो आप ध्यान रखना कि जो प्रस्तावना से संबंधित जैसे एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे तो वो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि वो सब जो है इम्पोर्टेंट, जो प्रस्तावना से संबंधित रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको एंड तक देखिए ताकि जो भी क्वेश्चन आए उसका आपको क्वेरी वो यानी आंसर है वो मिल जाए। अब तो एंड तक देखेंगे तो आपको सब जो डाउट है प्रस्तावना से रिलेटेड बस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि उद्देशिका जिसको यहाँ पे प्रस्तावना कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट आपको पहले से यहाँ पे नोट कर दिया। तो ध्यान रखना है कि प्रस्तावना संविधान के पृष्ठ या भूमिका को कहते हैं, यानी संविधान क्या करेगा तो उसके लिए भूमिका है, जो उसका जो रोल है जो करती है वो यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में कहा गया है इसको, ठीक है ना। यानी संविधान को अगर समझना है, संविधान का इंट्रोडक्शन चाहिए तो उससे पहले हमें प्रस्तावना को समझना होगा। यानी प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, परिचय, मतलब क्या है, परिचय। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे कि किसी भी देश के संविधान की जो प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना में सेकेंड संविधान के क्या दिए होते हैं, उद्देश्य, कि भाई भारतीय जो या किसी भी देश का जो संविधान है वह किस उद्देश्य से बना है, उसका उद्देश्य क्या है। तो संविधान के उद्देश्य हैं वह उस प्रस्तावना में निहित होते हैं, जिससे पता लगता है कि जो संविधान है वो क्या महत्वपूर्ण कार्य करेगा। तो उद्देश्य को लेकर और भावी जो संविधान है वो उसके लक्ष्य क्या है, तो ये लक्ष्य भी हमें प्रस्तावना से विदित होते हैं। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान को इंट्रोड्यूस करना है तो उसका पृष्ठ है वो प्रस्तावना होती है। संविधान क्या काम करेगा, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। संविधान क्या लक्ष्य क्या है, तो वो ध्यान रखना है। संविधान के लक्ष्य को कहाँ स्पष्ट किया गया है, प्रस्तावना में। तो अब ये तो आपको समझ गए कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का एक परिचय होती है, यानी एक भूमिका है जिसके द्वारा पता लगता है कि संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, उसका वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। तो एक नॉर्मली हम कहें तो प्रस्तावना संविधान का सार होती है। क्या होती है, सार, कि जब भी कोई कंफ्यूजन होता है संविधान को लेकर तो प्रस्तावना से उसका समाधान निकल जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रस्तावना है क्या, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम यहाँ पे भारतीय संविधान के महत्व में पढ़ेंगे। तो इस प्रस्तावना के बारे में तो ध्यान रखना है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ है आपको पता होगा, 1976 को। तो ये भारतीय संविधान में, ठीक है ना, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में किया गया था ये। तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाता, लेकिन अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और इसके तहत, यानी जब 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए, 3 शब्दों व हम इसको कहते हैं भाव को जोड़ा गया। यानी 3 शब्द कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो 3, ये आ सकता है, ये प्रश्न आया भी है, पहले बहुत बार आया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द है वो जोड़े गए। तो वो 3 शब्द कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं बता देता हूं, समाजवादी, पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी। दूसरा जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा जोड़ा गया है अखंडता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और तीनों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है ना, कि भाई समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है और अखंडता क्या होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना, एंड तक ये जब हम पढ़ेंगे तब इन सबको मैं बताऊंगा कि ये इनका अर्थ क्या है। वैसे शॉर्ट एक संक्षिप्त में समझ लीजिए कि जो 3 जो शब्द जोड़े गए हैं इसमें समाजवादी का मतलब क्या है कि भारत है वह पहले की तरह दूसरे देशों की तरह साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाएगा। एक समाजवादी के तौर पे समाज किस तरह से चलना चाहिए, समाज के लिए भावी योजना क्या होनी चाहिए, तो एक समाज को लोक हित में आगे बढ़ाने के लिए वही तरीके, वही रीति, वही जो शासन है वो चलाया जाएगा। तो इस तरह से एक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा यहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष को या पंथनिरपेक्ष, यानी इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में ये बाद में जोड़ा गया शब्द है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता या जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भारत है उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, मतलब खुद का राज्य या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जबकि भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के प्रति भारत की संविधान की या भारतीय सरकार की समान दृष्टिकोण, समान नीति है। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत है किसी भी धर्म को विशेष राज्य धर्म का दर्जा नहीं देता है। अगर एक धर्म को राज्य धर्म मान ले तो क्या होगा, बाकी धर्मों के बीच गतिरोध हो जाएगा, सांप्रदायिकता तनाव हो जाएगा। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता है वो भारत ने अपनाया गया, ठीक है ना। क्योंकि भारत के द्वारा इस तरह से अपनाने से भारत में एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है वो कायम हो पाती है, क्योंकि पहले ही भारत धर्म के नाम पर विभाजन हो चुका था। तो इस तरह से हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसके तहत भारत का खुद का राज्य धर्म नहीं होगा, और इसके अलावा भारत है वो सभी धर्मों के प्रति समान नीति, समान व्यवहार और समान दृष्टिकोण रखेगा। तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। अखंडता, यानी भारत पूरा देश एक अखंड रूप में है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भारत के अलग अलग टुकड़े हैं, एक अलग राज्य है, एक अलग है, इस तरह से नहीं। भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया, लेकिन पूरी रूप में भारत है वो एक अखंडता रूप में एक सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो इस तरह से अखंडता यानी 3 शब्द जो जोड़े गए। अब हम यहाँ पे समझेंगे प्रस्तावना के बारे में कि भाई प्रस्तावना में क्या दिया गया है, उसके कुछ शब्द हैं जिसको हम बारी बारी से यहाँ पे आपके सामने समझेंगे। तो देखना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ये जोड़े गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना में तब जब संविधान बन गया तो संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था इस डेट को। तो इस डेट को जब संविधान बन गया तो इसी डेट से भारत के संविधान को पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं बन गया था। इस दिन से संविधान है वो पारित हो गया था संविधान सभा में, ठीक है ना। और इसके साथ ही कुछ ऐसी धाराएं थी जो उसी दिन लागू होगी। बाकी 26 जनवरी 1950 से जो गणतंत्र दिवस के तौर पर पूरा जो संविधान था वो पूरी तरह से लागू हुआ था। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संविधान की जो प्रस्तावना में दिए गए हैं, जो प्रस्तावना है जो पूरी रूप में, जैसे हम कहें कि प्रस्तावना अगर कंटिन्यू बतानी है तो प्रस्तावना के बारे में 4-5 लाइनें जो कंटिन्यू होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 और मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये तो एक पूरी
कह सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में जो लैंग्वेज लिखी गई है वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे पढ़ी है। अब इसमें जो संविधान के तौर पे ये जो प्रस्तावना शामिल की गई, उस प्रस्तावना में जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जो पढ़ा है, उसको बारी बारी से हम इसके इन शब्दों को विस्तार से समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना के हर एक शब्द को यहाँ पे मैं विशेष रूप से समझाऊंगा कि उनके विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसी तरह से कंटिन्यू ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना के अलग अलग हम इसको समझेंगे खंड में, तो आप इसको क्लियर हो जाएगा आपके जो भी डाउट है। तो बस सिंपल सा ध्यान रखना कि किसी भी देश की जो प्रस्तावना है वो होती क्या है। तो उस प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना से क्या मतलब होता है कि उसमें संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। और प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का एक इंट्रोड्यूस यानी एक परिचय होती है। तो ये आप हर एक को, ये नॉर्मली जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का मीन्स क्या है, जो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे आपको नोट करवाया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो अब जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रस्तावना में जो जिस तरह से अपनी भाषा दी गई उनके हर एक शब्द को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, पहली लाइन में हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट से पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे जैसे दिया है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में जो सबसे पहले जो बात की गई है वह है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हम भारत के लोग का मतलब ये जो संविधान है इसको बनाने के लिए खुद भारत की जनता ने मिलकर इसके बीच में सहयोग का काम किया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्रथम तो ये कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। यानी हम भारत के लोग, तो हम यानी भारत की जनता, और भारत की जनता है उसके द्वारा, भारत के लोग यानी भारत की जनता के द्वारा ही इस संविधान को अंतिम शक्ति है वो दी गई है। यानी इस संविधान को बनाने में भारत की जनता का महत्वपूर्ण योगदान है, अंतिम पावर सोर्स है वो जनता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाता है कि अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति जनता में निहित है, ये ध्यान रखेंगे। यानी हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता है, इन्होंने इस संविधान को बनाया है, अंगीकृत किया है। और फिर कहा है कि इस संविधान को जो शक्ति दी है, उस संविधान को शक्ति देने वाली अंतिम रूप में शक्ति जनता के द्वारा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रभुसत्ता है, यानी प्रभुसत्ता का मतलब जो सॉवरेनिटी, जो पावर है, वह शक्ति जनता में निहित है और जनता ने यह शक्ति संविधान को दी है। तो पहला तो इसका मतलब ये हो गया कि हम भारत के लोग। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और दूसरा, जो संविधान बनाने वाले जो प्रतिनिधि थे वह प्रतिनिधित्व कर रहे थे किनका? भारत की जनता का। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे, संविधान निर्माता जो संविधान निर्माता थे, ठीक है ना, जो संविधान निर्माता थे वह भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। यानी भारत के लोगों ने संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना और उन प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है। तो इसलिए भारत की जनता ने वो पावर प्रतिनिधियों को दिया और प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का संविधान बना। तो अंतिम रूप में संविधान बनाने का जो पावर सोर्स है, अंतिम शक्ति किनके पास है? जनता के पास। ठीक है ना? तो इस तरह से इस लाइन का ये भी मतलब होता है। फिर ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय संविधान
भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाती है कि ये भी क्या है कि भारतीय संविधान यानी जो भारत का जो संविधान बना है उस संविधान को बनाने में खुद भारत के लोगों की इच्छा उसमें निहित है। तो इस तरह से हम भारत के लोग इसका पूरी तरह से आप ढूंढेंगे अर्थ तो पूरा अर्थ ये निकल के आता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पूछे कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग इसका अर्थ क्या होगा तो आपको इन अर्थ का यूज करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भारत यानी भारत की जनता है। हम मतलब भारत की जनता और अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति उस भारत की जनता में निहित है। उस संविधान को बनाने में जो पावर हुआ है वो भारत की जनता के द्वारा दिया गया है और अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। फिर है संविधान निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधि। जो संविधान को बनाया है वे भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से अंतिम पावर ऑफ हाउस है पीपल। फिर है भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। यानी जो संविधान बना है वो खुद भारत के लोगों की इच्छा का ही एक परिणाम है। तो इस तरह से जो पहला जो यहाँ पे हो जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरा यहाँ पे पॉइंट जिस पर डिस्कस करें तो वो ध्यान रखना है अगर ये आप वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक देख रहे हो तो मैं ये कन्फर्मली आपको कह सकता हूँ कि आपकी प्रस्तावना से जुड़ा कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो दूसरा हम यहाँ पे देखें तो दूसरी लाइन ये आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तो देखिए इस तरह से यहाँ पे दूसरी लाइन की हम बात करें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में दूसरी लाइन ये आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसको हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत है वो पूर्ण तरह से आज़ाद है और इसी तरह से पूरी आज़ादी के साथ उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया है। मतलब अब भारत है वह आंतरिक व बाहरी रूप में पूर्णतः स्वतंत्र है। पूर्णतः अभी क्या है स्वतंत्र है। इसलिए क्या हो जाता है कि भारत है उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो भारत की इच्छा के द्वारा जाएंगे। भारत का दूसरों से संबंध रखना है, पड़ोसियों से कैसा संबंध रखना है, किस संगठन से जुड़ना है, तो इस बारे में भारत वह स्वविवेक से स्वतंत्रता से फैसला लेगा। तो यानी भारत की कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया है। यानी अब सर्वशक्तिशाली है, वह किसी भी देश का डोमिनियन स्टेट नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। अपने देश के आंतरिक मामलों में हो या किसी दूसरे देशों से संबंध बनाना हो तो वो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इस तरह से वह इस पूरे देश की शक्ति का एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान बना तो कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई है कि भारत अब इस तरह से इस विधान पर ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत चल रहा नहीं। तो भारत पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य रूप में अपने डिसीजन के लेके पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है समाजवाद। तो समाजवाद जैसे मैंने चर्चा की थी अभी, ठीक है ना, अभी मैंने चर्चा की थी कि भाई समाजवाद क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि भारत यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संविधान में अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन सभा के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी भी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस वजह से 1976 में ये जो शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन
76 के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। और इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक ही दिशा की ओर जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए भारत राज्य के लिए समाजवाद का उद्देश्य रखा गया। यानी भारत अब समाज हित में कार्य करेगा, समाज की उन्नति के लिए कार्य करेगा, साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाएगा। तो इस तरह से समाज कल्याण की जो विचार की जो धारा है वह समाजवाद अपनाएगी। फिर ये भी मैंने भी कहा था, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी भारत के अंदर विभिन्न मतांतर वाले मतावली यानी धर्म है, तो भारत किसी भी धर्म या मतावली के पक्ष में नहीं झुक रहा है, वह सभी धर्मों के प्रति स्वतंत्र है। यानी भारत ने किसी भी धर्म को राज्य राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया है। और साथ ही साथ वह जितने भी धर्म भारत के राज्य क्षेत्र में सभी के प्रति समान नीति अपनाता है। तो इस तरह से भारत की धर्मों के प्रति एक तरह से कह सकते एक मेंटेन वाली दूरी है, यानी न्यूट्रल कह सकते हैं कि न तो इधर और न इधर, न इस मुस्लिम धर्म का पक्ष लेना और न हिंदू का, यानी न्यूट्रल में है। और इस तरह से वह सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाता है। तो इसके तहत से सभी धर्मों के बीच समभाव बना रहता है। तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। फिर यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तो मैंने पहले भी बताया और वापिस मैंने बता दिया है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। अब दूसरी हम बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वह लोगों के द्वारा एक संविधान को बनाया और संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था चलती है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के द्वारा इस तंत्र चलाया गया। और इसमें गणराज्य इसको क्यों किया गया, क्योंकि भारत का जो प्रमुख सर्वोच्च प्रथम नागरिक है, भारत का जो प्रथम नागरिक है वह प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन, यानी वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह अगर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहा है, इसका मतलब जो भारत का जो या किसी भी देश का जो सर्वोच्च प्रमुख पद है वह वंशानुगत न होकर समय के कुछ समय उपरांत वापस क्या होता है, उसका चुनावी प्रक्रिया के द्वारा वह पद भरा जाता है। यानी वह जो राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। तो निर्वाचित होने की ये जो प्रक्रिया है इसको ही कहते हैं गणतंत्र यानी गणराज्य। ठीक है ना। तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि भारतीय संविधान है उसमें ये विशेषता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी कहा गया है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी भारत का जो सर्वोच्च प्रथम नागरिक है वह लोगों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। तो इस तरह से वंशानुगत न होकर निर्वाचित होने की जो व्यवस्था है यही गणराज्य गणतंत्रात्मक राज्य कहलाती है। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस वजह से भी भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता हो जाती है। समझ में आ गया। तो ये तो था अपना दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो प्रस्तावना के संदर्भ में समझाता है, विस्तार से व्याख्या करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हम तीसरा यहाँ पे पॉइंट जिसकी डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम समझे तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई ये जो यहाँ पे मैं डिस्कस करवा रहा हूँ प्रस्तावना के बारे में, तो पूरी प्रस्तावना को मैं इसे वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अब ध्यान रखिए, भारत में संविधान में ये व्यवस्था की है कि भारत के अंतर्गत जितने भी लोग हैं यानी जो जनता है उन सभी को न्याय प्राप्त होगा। कैसा न्याय, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे बारी बारी से हम समझेंगे। तो ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का ये मतलब होता है कि भारतीय समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है ना, उन समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
किसी भी प्रकार का व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव नहीं होना सामाजिक न्याय है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि समाज में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके साथ किसी भी नस्ल, जन्म स्थान, लिंग या कह सकते हैं कि रंग भेद, किसी भी आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज में सभी व्यक्ति समान दृष्टिकोण के, समान विचारधारा के हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे हम नॉर्मली ये पता है कि सभी व्यक्तियों का ब्लड सेम कलर का होता है, तो उनके प्रति भेदभाव क्यों किया जाए। तो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि समाज में सभी व्यक्तियों को समरस स्थान दिया जाएगा, मतलब उनके साथ लिंग, वसन, जाति, ठीक है ना, नस्ल या जन्म स्थान, किसी के आधार पर भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में नहीं किया जाएगा। समाज में सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा। तो ये इस तरह से जो न्याय स्थापित होगा वो सामाजिक न्याय स्थापित होगा। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें, राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय, तो ध्यान रखना, राजनीतिक न्याय का मतलब शासन की गतिविधियों भाग लेने की स्वतंत्रता, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति है वह 18 वर्ष का हो जाता है, तो 18 वर्ष का होते ही उसे मतदान का अधिकार मिलता है। यानी अब वह राजनीति में जा सकता है, मतलब वोट दे सकता है, और जो योग्य हो जाए तो योग्य के अकॉर्डिंग, जैसे 25 ईयर्स हो जाता है तो वो चुनाव लड़ सकता है और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में वो भाग ले सकता है। तो ये समझना है कि राजनीतिक न्याय का मतलब समाज में, राज्य में किसी भी नागरिक के साथ राजनीतिक स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी उसे राज्य में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का जो अवसर मिलता है, ठीक है ना, भाग लेने का जो अवसर मिलता है वह कहलाता है राजनीतिक न्याय। यानी जैसे चुनाव लड़ने का हो, अपना प्रतिनिधि सुनने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, या सार्वजनिक पद पर आसीन होने का जो अधिकार है, ये जो व्यक्ति को जो प्राप्त होते हैं ये कहलाते हैं, इस तरह की जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की जो छूट होती है वो कहलाती है राजनीतिक न्याय। अब नेक्स्ट आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, और वैसे ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे अपने नेहरू जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, क्या है, भूखा है, तो उसे कह दे कि भाई वोट देने चलिए, तो उसे वोट देने का जो अधिकार है वो क्या काम का, जब व्यक्ति खुद का पेट भर नहीं पा रहा है, भूखा है, तो वो सोच रहा है कमाने जाऊंगा तो पेट भरेगा, वोट दे के क्या होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेहरू जी ने कहा था कि अगर व्यक्ति भूखा है, पर्याप्त रूप में उसका पेट नहीं भर रहा है, तो उसे बाकी कोई किसी भी तरह की स्वतंत्रता न्याय का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रहेगा जब व्यक्ति को आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी है कि व्यक्तियों को आर्थिक न्याय मिले, तभी दूसरे जो न्याय हैं, ये जो व्यवस्था है वो काबिल होगी। यानी जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली देखा होगा कि कोई कहता है कि चलो भाई वोट देने चलते हैं, तो एक व्यक्ति क्या कहता है, वो मेरे घर पे थोड़ी वोट डालने आएगा जिसको मैं वोट देने जाऊँ। जिसको मैं वोट देने जाऊँ तो वो क्या मेरे घर पे बोरी बोरी गेहूँ डालेगा क्या, मैं क्यों वोट दूँ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक विचार आते हैं, लेकिन ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कमाने जाऊँगा, मेरा पेट भरेगा, इस तरह से वोट देने से क्या मतलब। तो वहाँ पे उस व्यक्ति को आर्थिक न्याय पूरी तरह से नहीं मिला है। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि व्यक्ति की बेसिक जो ज़रूरत है उसकी और उसके परिवार की वो पूरी हो, ऐसी व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा उसे आर्थिक क्षेत्र में मिलनी चाहिए। पर्याप्त रूप में उसे अपने परिवार का पेट भर सके उतना उस राज्य के द्वारा उसे रोजगार है उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे जब वह स्तर पर, उसे आर्थिक स्तर पर ये राज्य के द्वारा जो सुविधाएं मिलेगी, तब वह कहेंगे आर्थिक न्याय प्राप्त होता है, तो अन्य गतिविधियों में वो व्यक्ति शामिल होगा। तो आर्थिक न्याय सबसे पहली नीड है, वो ध्यान रखना। और ये
संविधान की प्रस्तावना में ये बातें दी गई है कि व्यक्तियों को समाज में भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की जो न्याय है वो प्रदान की जाएगी। तो ये अपना तीसरा यहाँ पे पॉइंट हो जाता है इंपॉर्टेंट, और ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करें तो देखिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखना है इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। चौथा जो पॉइंट है, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। अब ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्तियों को 19 से लेके 22 तक जो अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, वह स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी भारत के लोगों को जिस तरह से वे राजा महाराजाओं के अत्याचार से पीड़ित थे, ब्रिटेन के आने के बाद उनकी जो हालत हुई है, तो इस तरह से भारतीय संविधान ने हम समझ लिया कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, तभी वो समाज में और खुद का और समाज का विकास कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को स्वतंत्रता अधिकार के तहत दी गई। कैसे दी गई? अधिकार, यानी पूरी तरह से अधिकार दे दिया गया कि आपको अब पूरी तरह से अधिकार है। तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने जो जिस बात से वंचित रह गए थे उन वो सभी सुविधाएं हैं वो लोगों को दिए जाने की व्यवस्था की है। तो इस तरह से स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी बाधा के व्यक्ति अपने समाज का पूरी तरह से स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए विकास कर सकता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारे संविधान में निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से नहीं वरन ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित है जिसके आधार पर व्यक्तित्व का विकास से वो संभव हो पाए। ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो न्यायपालिका है, भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को भी स्वतंत्र घोषित किया गया। यानी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के स्वतंत्र होकर काम करती है ताकि लोगों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप में न्याय मिल सके। और ये न्याय की जो व्यवस्था है वह लोगों के लिए संविधान में शामिल की गई है ताकि लोगों का पूरी तरह से व्यक्तित्व है जो विकास हो पाए। दूसरा हम बात करें समानता, ये भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना भी इस बात को जिक्र किया गया है कि इस भारत के समाज में, यानी भारत में जो रहने वाले लोग हैं उन सभी को पूरी तरह की समानता प्राप्त होगी और समानता को एक अधिकार के तौर से संविधान में शामिल किया ताकि महत्वपूर्ण रूप में लोगों को ये अधिकार मिले। तो समानता है वह भारतीय संविधान में अधिकार के तहत दी गई है 14 से लेके 18। तो 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में लोगों को समानता के तहत उनका अधिकार दिया गया है। यानी व्यक्ति को बिना किसी भी तरह से समाज में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर तरह की उसे समानता मिलेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से वह कहीं पे भी आबाद घूम सकता है, समाज में सभी के बराबर उसे ओहदा प्राप्त होगा। जैसे कानून के समक्ष समानता, सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, समानता। तो इस तरह से ये जो छूट है वह इसमें दी गई है, क्योंकि जो समाज में जब व्यक्ति को समानता पूरी तरह से प्राप्त होगी तभी अपना और समाज का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना में ये कहा गया है कि व्यक्तियों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए संविधान ने उनको अधिकार के तौर पे समानता है वो प्रदान की गई है। फिर आ जाता है भातृत्व। भातृत्व का मतलब होता है भाईचारे की भाईचारे के व्यवहार। यानी भारतीय संविधान में भातृत्व का ये पक्ष है जो दृष्टिकोण वो शामिल किया गया। इसका मतलब है कि भारत में सभी लोगों को एक भातृत्व संपन्न व्यवहार के तौर पे रहने का एक आदेश है वो इसमें रखा गया। यानी कहा गया है कि भारत के सभी लोग एक भाईचारे की तरह रहेंगे
और समाज में सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से देश में आपस में मिल जुलते हुए देश के विकास में सहयोग करेंगे। तो ये जो सद्भावना की भारतों सद्भावना की नीति है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत दृष्टिगत होती है, और उसका जो पहला ही दृष्टिकोण होता है वो हमें मतलब एहसास होता है, वो प्रस्तावना में हो जाता है कि भारतीय संविधान है वह एक भाईचारे की नीति के तहत पालन करता है और समाज को आगे बढ़ाने पर योगदान देता है। तो इस तरह से अपना जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो है, क्योंकि ये प्रस्तावना है इसका पूरा सार रूप में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो प्रस्तावना के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की है। तो अंतिम जो पॉइंट है वो ये है, जो अपना नेक्स्ट बात करें वो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। तो देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये अंतिम कह सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बात कर रहा हूँ, तो ये जो अंतिम पॉइंट है जिसके तहत आप समझ जाएंगे कि प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, और इसे संविधान का परिचय पत्र क्यों कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे समझ जाएंगे जिस तरह से हम समझते आ रहे। कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूल रूप से विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि भारत के नागरिक हैं वह भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बटे नहीं, ठीक है ना। यानी देश इन छोटी छोटी बातों से जब बट जाएगा तो देश की एकता नहीं रहेगी, तो देश एक नहीं हो पाएगा और जो उद्देश्य जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में राष्ट्र की एकता का भाव सम्मिलित किया गया और इसी तरह का विचार और व्यवस्थाएं की गई ताकि देश है वो एकजुट यानी एक यूनिट अखंडता के रूप में मिला रहे, तो राष्ट्र और व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी। यानी अगर परिवार में सभी मिलजुल कर रहते हैं तो परिवार की और हर एक सदस्य की वैल्यू और गरिमा बनी रहती है और वह परिवार समाज में प्रतिष्ठित होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर व्यक्ति आपस में ही परिवार के व्यक्ति आपस में लड़े कूटे और अलग अलग रहे तो इस तरह से उस परिवार के साथ साथ व्यक्ति का औचित्य, उसकी गरिमा समाप्त हो जाती है और समाज में उस परिवार की वैल्यू नहीं रहती। तो वैसे ही यहाँ पे भारतीय संविधान ने ये व्यवस्था की कि भारत को अब एकता के सूत्र में बांधना, एक यूनिटी बना प्रदान करनी है, जिससे क्या होगा समाज में किसी यानी देश की छवि है वो सभी राष्ट्रों के प्रति एक तरह से गरिमापूर्ण होगी, ठीक है ना, वैल्यूपूर्ण होगा। तो इस तरह से संविधान है उसका औचित्य और देश का भी एक महत्व बना रहेगा। तो देखिए राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के मन और मस्तिष्क में देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुत्व, उसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल है। इसी कारण उसके द्वारा संघात्मकता के साथ साथ एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे तब इसमें और भी विशेष तरीके मतलब कह सकते वक्तव्य तत्व है या फैक्ट वो सामने आएंगे, जिससे हम भारतीय संविधान को और गहराई से समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश डॉक्टर सुब्बाराव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षा को बताती है। प्रस्तावना संविधान के आदर्श व आकांक्षाओं को बताती है। और न्यायाधीश महाजन और गोपालन बनाम मद्रास राज्य में तो ये कहा गया था कि धारा 222 के उपधारा 5 में जो व्याख्या की गई है उसका समर्थन उन देश के प्रमुख न्यायविदों ने भी किया है। तो इस तरह से प्रस्तावना हमारे संविधान को और उत्कृष्ट बनाती है और अच्छा बनाती है। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। और ध्यान रखना कि संविधान की कुंजी तथा संविधान का सर्वश्रेष्ठ अंग है प्रस्तावना। संविधान की कुंजी व सबसे श्रेष्ठ अंग है प्रस्तावना है, वह भारतीय संविधान की क्या है, कुंजी है और सर्वश्रेष्ठ अंग है। ये कहा गया है ठाकुर भार्गव ने। ठाकुर
भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है, कुंजी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह से मैं ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आपको मेरे द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, सार क्या है और उसके संदर्भ में जो शब्द हैं उनके बारे में आपको नॉलेज है वो पूरी तरह से आ गया होगा। और इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जब एग्जाम में आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पा सको, ठीक है ना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना, वह विशेष रूप से रिट और कॉम्पिटिशन लेवल की जो तैयारी करें उनसे रिलेटेड है। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर 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 आएगा। तो हम विशेषता को गहन अध्ययन के रूप में यहाँ पे विचार विमर्श और डिस्कस करेंगे। तब तक इससे संबंधित जैसे प्रस्तावना पढ़ी, इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सर कुछ पॉइंट रह गया है, कुछ कमी है, तो मैं उसको स्वाभाविक रूप में स्वीकार करूँगा। यानी फीडबैक आप दे सकते हैं इस वीडियो पर। यानी फीडबैक देने से मुझे मेरी जो पढ़ाने का तरीका उसमें कौन सा परिवर्तन हो सकता है कि हो सकता है कि मेरा जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ थोड़ा सा आधा अधूरा रह जाए। तो आपके द्वारा फीडबैक देने से मेरा जो आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूबल होगा। तो अब आपका दायित्व क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। तो तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, थैंक यू।